हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आज हमारा कॉन्शियसनेस और मेमोरी पर तीसरा सेशन है और इससे पहले हम बता चुके हैं न्यूरो एनाटॉमी और न्यूरो फिजियोलॉजी के बारे में। और आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे कॉन्शियसनेस की बात कि मेमोरी कैसे बनती है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, कौन-कौन से केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे डीएनए, आरएनए का उनके फंक्शन कि वो कैसे मेमोरी और कॉन्शियसनेस में मदद करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये सब डिस्कस करें, पहले हम पिछली 2 किस्तों में पिछले 2 सेशंस में जो हमने बातचीत की है, डिस्कशन किया है, उसको हम थोड़ा-सा ब्रीफली रिव्यू करते हैं। तो हमने उसमें न्यूरो एनाटॉमी और न्यूरो फिजियोलॉजी में पहले कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशंस वगैरह बताई और ब्रेन की एनाटॉमी बताई, मुख्तलिफ सरफेसेस की कि कहाँ पे ब्रेन का, बॉडी का कंट्रोल होता है, मोटर कंट्रोल, सेंसरी कंट्रोल बहुत डिटेल में बताया। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा, पिछली 2 कॉन्शियसनेस और मेमोरी की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमने ये सब बताने के बाद बॉडी कंट्रोल बताया कि कैसे आपका ब्रेन बॉडी की चप्पे-चप्पे को, उसके पोर को, उँगलियों के नाखून तक, पैर के पंजों तक कैसे ब्रेन कंट्रोल करता है और कैसे उसके कनेक्शंस आते हैं। और उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बताया कि वो कैसे अगर डिफेक्टिव हो जाए, ब्लड सप्लाई अगर न्यूरॉन की रुक जाए, तो कैसे स्ट्रोक हो जाता है या फालिज या पैरालिसिस हो जाता है। इसी तरह हमने बताया कि बॉडी की पेरिफेरी से यानी जॉइंट, मसल और स्किन से आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह ब्रेन को जाती है और कॉन्शियस अवेयरनेस कर देती है। फिर हमने मीडियल सरफेस ब्रेन का बताया, उसके अंदर मेमोरी और इमोशंस के सेंटर होते हैं, लिम्बिक सिस्टम होता है, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया। पेप सर्किट के बारे में बताया, एमिग्डाला, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, मीडियल मेमोरी बॉडी, सिंगुलेट कैरस जो कि सब की सब पार्ट्स हैं लिम्बिक सिस्टम के, उनके बारे में बताया। फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में कि उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है मेमोरी और कॉन्शियसनेस में। फिर हमने मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स बताए जिसमें कि ब्रेन कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाती है, डिसओरिएंटेड भी हो जाता है आदमी, या फिर बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाए तो अनकॉन्शियस हो जाता है, जैसे ओल्ड एज में होता है डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर डिजीज़ होता है, उसमें ब्रेन के अंदर जो एट्रोफी होती है, उसके बारे में बात की। फिर उसके कनेक्शंस बताए हमने हिप्पोकैम्पस के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी फॉर्मेशन में, कि ये कैसे आपकी मेमोरी को बनाता है। तो ये सब करने के बाद हमने ये स्ट्रक्चर बताया हिप्पोकैम्पस का और उसके कनेक्शंस देखे, ये सब मैंने बताए हैं। एमिग्डाला जो होता है वो इमोशंस का और ये फ़ियर का सेंटर होता है, जो कि लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। आगे बढ़े और हमने हिप्पोकैम्पस को बहुत डिटेल में बताया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया और ये बताया कि हिप्पोकैम्पस में किस तरह से मेमोरी फॉर्म होती है। कोई ऐसी बातें हैं हिप्पोकैम्पस में कि वो मेमोरी फॉर्म करती है और वो मेमोरी जो वो फॉर्म करती है, वो 3 महीने के बाद किस तरह से ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट में कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ मेमोरी में चली जाती है। तो ये सब बातें ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में करने के बाद उसके डिफेक्ट्स बताए कि हिप्पोकैम्पस में अगर डैमेज हो जाए तो क्या होता है, मेमोरी में क्या लॉस होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पीटीएसडी, ड्रग डिपेंडेंस और डायरेक्शन सेंस लॉस हो जाता है। हिप्पोकैम्पस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, कैसे ब्रेन की मेमोरी बनती है, कौन से ख़ास स्पेशल सेल होते हैं जो कि मेमोरी बनाते हैं, किस टाइप की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में,
जो कि मेमोरी बनाने में मदद करती है या जिसकी मौजूदगी में मेमोरी बनती है। ग्लूटामेट के बारे में बताया कि कैसे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन मेमोरी फॉर्मेशन। ये सब हमने इसके कनेक्शन बताए थे मुख्तलिफ किस्म के। फिर हमने डिमेंशिया और अल्जाइमर को मैंने आपको बताया कि बताया उसके बाद ये सब डिमेंशिया और ये अल्जाइमर में इस तरह हो जाता है। फिर डिलीरियम के बारे में बताया और आखिर में हमने बताया था कि मेमोरी स्टोरेज किन किन साइट्स होती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, प्रोटीन सिंथेसिस। पिछला ये जो टॉपिक था ये मैंने तकरीबन 2 घंटे में ये टॉपिक वो किया था। अब हम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर दो मेमोरी फॉर्मेशन में ये जो हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, इसमें 2 मेमोरी होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि हिप्पोकैम्पस में बनती हैं। दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी बनती हैं ये मेमोरी, लेकिन मेन जो है वो हिप्पोकैम्पस है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फ़र्क ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें जो है ना सिर्फ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है, जो पहले से बनी हुई प्रोटीन है, प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन में मॉडिफिकेशन, चेंजेस, ऑल्टरेशन होती है। एंड देयर इज इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन प्री सिनेप्टिकली, साइनेप्स से पहले, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व द न्यूक्लियस। जबकि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो जो बनती है वो न्यूक्लियस का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आइए लॉन्ग टर्म मेमोरी के बनते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के 4 पार्ट हैं। 4 में से क्यों समझ लें, तकरीबन 4 हैं, इनमें से 3 1 या 2 समझ लें कि न्यूक्लियस में होते हैं और 2-3 साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो न्यूक्लियस में जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन होती है वो होती है जनाब आपके एमआरएनए में बनता है, डीएनए से। डीएनए से एमआरएनए बनता है। और नंबर 2 न्यूक्लियस में, ये मैंने एडिशन किया है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो ट्रांसक्राइब करता है, जो कि ब्लूप्रिंट को रीड करता है न्यूक्लियस में जेनेटिक डीएनए के। ये हम सब अभी डिस्कस करेंगे बाद में। पहले ये 3 साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं। फर्स्ट मैसेंजर आके साइटोप्लाज्म में एक्ट करता है। वो क्या होता है, फर्स्ट मैसेंजर या तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है या एक हार्मोन होता है। उसके बाद सेकंड मैसेंजर होता है, जो कि फर्स्ट मैसेंजर जो है वो सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करता है। और कई एक सेकंड मैसेंजर होते हैं, उसमें साइक्लिक एएमपी, डीएजी, डायसाइल ग्लिसरॉल, आइनोसिटोल पायरोफॉस्फेट, आईपी3 और कैल्शियम कॉमेडीन होता है। तो ये सब अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर एक होता है ट्रांसलोकेट होता है, जब एमआरएनए बन जाता है न्यूक्लियस में तो वो ट्रांसलोकेट होता है, वो न्यूक्लियस से बाहर होता है। कहाँ जाता है साइटोप्लाज्म में, ये सब डिस्कशन है। और फिर वो जब साइटोप्लाज्म में जाता है उस पार्ट में तो वो उसको वो रीड करता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो आइए, न्यूक्लियस में मैंने बताया कि एमआरएनए बनता है डीएनए से, और उसके लिए पहले एमआरएनए एक एंजाइम एमआरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेशन होता है, जो कि एक्ट करता है डीएनए पे। अब डीएनए में कहाँ एक्ट करता है ये सब हम अभी बताएंगे। तो पहला पार्ट हो गया ये साइटोप्लाज्म में। तो फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर क्या है, ए सिग्नल अराइव्स एट द सेल सरफेस। ये सिग्नल क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसा मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूटामेट, और दूसरे हार्मोन नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन वगैरह होते हैं। और फर्स्ट मैसेंजर कहलाता है ये। और ये कहाँ एक्ट करता है, इट एक्स्ट्रा सेलुलर। ये देखिए, ये सेल, ये जो काली सी लाइन है जहाँ मेरा कर्सर उसको मूव कर रहा है, ये सेल सरफेस है। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है। इस सेल सरफेस पे आके जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है। वो किस पे एक्ट करते हैं, वो एडिनाइलेट साइक्लेज, ये देखिए एसी लिखा है यहाँ पे, ये आके ये एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्ट करता है, एक्टिवेट करता है। और फिर ये एक्ट करता है साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर पे। साइक्लिक में सेकंड मैसेंजर्स क्या हैं,
ये आपके साइक्लिक एएमपी, डायसाइल ग्लिसरॉल, IP3 आइनोसिटॉल पायरोफॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ये समझिए कि ये पीकेए, ये एक्टिवेट होके पीकेए बनाता है, पीके एक्टिवेट होता है और पीकेए प्रोटीन काइनेज एक कॉम्प्लेक्स बनता है इन सबसे, समझ लें कैल्शियम कार्बोनेट और ये पीके वगैरह, पीकेसी और टीआर के टायरोसिन काइनेज, ये सारा, ये पीके इज द मास्टर रेगुलेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये सारा कुछ जो है पीके बन रहा है साइटोप्लाज्म में। एक सेकंड, साइटोप्लाज्म, ये लेफ्ट साइड पे जो येलो कलर का ये स्ट्रक्चर है, ये इसकी सेल सरफेस है, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है। और ये जो एक और गोल सा सर्कल है, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो जंजीर सी नजर आ रही है, ये आपका डीएनए है, जिसमें जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये उसके बाहर इस सर्कल के ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म ये सेल सरफेस है, यहाँ पे आके न्यूरोट्रांसमीटर ने किया और सेल सरफेस के अंदर एडिनाइलेट साइक्लेज ने यहाँ सेकंड मैसेंजर होता है उसको एक्टिवेट किया। कई एक होते हैं साइक्लिक एमपी, डीएजी, IP3 जैसा अभी मैंने बताया। और फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स एंटर होता है, पीकेए एंटर, कॉम्प्लेक्स एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस। ये देखिए, ये मैंने दिखाया, ये कॉम्प्लेक्स राइट साइड की तस्वीर देखें, ये जो एक गोल सर्किल है ये न्यूक्लियस है, और इसके बाहर से ये लाल रंग के एरोज एक्ट कर रहे हैं, ये आके न्यूक्लियस में एक्ट करते हैं। कहाँ एक्ट करते हैं? ये एक सब्सटेंस होता है जो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये है CREB, CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये CMP बाइंडिंग प्रोटीन, सी, इसको क्रैब कर, क्रैब जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में था। ये देखिए न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, मेरे कर्सर को देखिए, लेकिन दूसरा इसके जस्ट राइट साइड पे नेक्स्ट टू इट, इसके ऊपर इसकी एक्टिवेशन कर देता है ये पीके। देखिए इस पे एक्टिवेटेड क्रैब जो है ना, इस पे ये, इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया है। इस पे देखिए फॉस्फेट ग्रुप अटैच है राइट साइड पे, ये देखें ये फॉस्फेट ग्रुप, तो ये एक्टिवेट हो गया। फिर ये क्रैब जो है ना, क्रैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जेनेटिक कोड को, ब्लूप्रिंट को पढ़ता है और फिर ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये अभी हम इसके बाद थोड़ी देर में बताएंगे। तो आते हैं फर्स्ट मैसेंजर ग्लूटामेट, इसको डिस्कस करते हैं। इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, AMPA और NMDA। AMPA अमाइनो मिथाइल फॉस्फोनिक एसिड और NMDA एन मिथाइल डी एस्पेटेट रिसेप्टर होता है। ये देखें यहाँ पे ये NMDA दिखा है ना, ये रिसेप्टर, ये जब एक्टिवेट होता है तो ये तमाम एजिनाइलेट साइक्लेट वगैरह को एक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को, GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को ये एडिनाइलेट साइक्लेस पे एक्ट कर रहा है, कैल्शियम पे एक्ट कर रहा है। ये तो सेकंड मैसेंजर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो पीकेए एक्टिवेट करते हैं, और पीकेए जो है ना वो कॉम्प्लेक्स फिर ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर होके ये क्रैब को एक्टिवेट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। देखें उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और ये क्रैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज रिक्वायर्ड सेल सर्वाइवल पे। देखें ये लिखा है, सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन, होम्योस्टेसिस, और ज्यादा बढ़ जाए तो कैंसर भी हो जाता है, मेमोरी की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, लर्निंग, मेमोरी, इन सब के लिए। तो ये जो दो रिसेप्टर्स हैं ग्लूटामेट के, ये मैंने आपको इनके बारे में बताया। तो ये NMDA रिसेप्टर्स से क्या होता है कि जब ये एक्टिवेट होते हैं तो कैल्शियम आयंस which can trigger the intracellular signaling pathway leads to changes in synaptic strength that leads to learning, memory and consolidation. ये होता है जनाब आपके ग्लूटामेट का काम, उसके रिसेप्टर की एक्टिवेशन से कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सिग्नलिंग, सिनेप्टिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और लर्निंग, मेमोरी
और कंसोलिडेशन होता है। तो ये मुख्तलिफ सेकंड मैसेंजर्स के बारे में आया है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। CAMP, CGMP, कैल्शियम आइनोसिटोल्टा ट्राइफॉस्फेट एंड डाइसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद आ जाता है ये सब मिलके PKA को एक्टिवेट करते हैं। PKA इज द मास्टर रेगुलेटर ऑफ CAMP डिपेंडेंट प्रोसेसेस। फिर ये मैं आपको बता चुका हूँ कि PKA, MAPK का मतलब है कि माइटोजिन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, कैल्शियम कार्बाइड डिपेंडेंट PK कॉम्प्लेक्स मूव्स टू द न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कॉम्प्लेक्स PKA कहलाता है। बस PKA याद रखें, otherwise it's very complicated. These names are really complicated. तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे एक्ट करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है? CREB, CAMP response element binding protein, and that causes gene expression. तो अब हम आइए डिस्कस करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। सबसे पहली बात कि CREB इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और CREB का मतलब क्या है? CAMP response element binding protein, and forms this act on the different chemicals to form mRNA from the DNA. So CREB is the most important chemical for LTM formation and LTP formation. LTM long term memory और लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी करता है। और इसका फंक्शन देखें, फिर से बताता हूँ, इट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स, उसको पढ़ता है DNA के जेनेटिक कोड को, द जेनेटिक ब्लूप्रिंट इन द DNA आफ्टर इट्स फॉस्फोराइलेटेड। जब ये एक्टिवेट हो जाता है बाय द PKA, MAPK, एंड देन इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये इनहिबिट भी कर सकता है, ये एक्टिवेट भी कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए ज़रा, मेरे ख्याल में ये माने यहाँ पे दिखाया है कि ये सेल राइट साइड पे येलो कलर का है और लेफ्ट साइड पे आप देखें ये जो है ये डबल हेलिकल DNA का स्ट्रक्चर है। इस DNA से जब ये CREB एक्ट करता है DNA में, कहाँ पे एक्ट करता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे RNA बनता है। ये लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये जो सिंगल स्टैंडर्ड जहाँ मेरा कर्सर है, तो ये RNA जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और DNA जो है ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अभी इसको डिस्कस करेंगे DNA RNA के स्ट्रक्चर को। वापस यहाँ पे आते हैं, देखें ये PK कॉम्प्लेक्स एक्ट कर रहा है CREB पे, और ये CREB पे कहाँ एक्ट कर रहा है? CREB यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये CR, ये देखे मैंने लाल कलर से लिखा है, प्रोमोटर और एनहांसर जोन। ये सब न्यूक्लियस की कहानी है अब कि CREB जो है वो न्यूक्लियर और एनहांसर जोन पे एक्ट करता है। CREB CREP, CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब हम आ गए हैं न्यूक्लियस के प्रोमोटर और एनहांसर जोन के ऊपर, मेमोरी फॉर्मेशन के अंदर, कॉन्शियसनेस के फॉर्मेशन पे। ये अभी तो मैं शायद बता चुका हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय बाइंडिंग टू द CRE इन द प्रोमोटर और एनहांसर रीजन्स। तो ये पूरा एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। देखिए ज़रा बड़ा मुश्किल चीज़ है कि ये फर्स्ट मैसेंजर आया सेल सरफेस पे, यहाँ एक्ट किया जो कि ग्लूटामेट है, एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्ट किया, कैल्शियम कार्बाइड को एक्ट किया, सेकंड मैसेंजर को एक्ट किया, PKA बनाया कॉम्प्लेक्स, और PK कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस में एंटर हुआ यहाँ, और उसने एक्ट किया इनएक्टिवेटेड CREB पे जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और CREB अब एक्ट कर रहा है एक्टिवेट होने के बाद प्रोमोटर या एनहांसर रीजन में एट द CRE, CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट। ओके, तो ये अब ये यहाँ तक हम हो गए थे। अब ये CREB के फंक्शन फिर से बता रहा हूँ मैं। ये है CREB है क्या, अब डिटेल में जरा CREB को हम करते हैं। CREB जो है वो सेल सर्वाइकल, सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, होम्योस्टेसिस, कैंसर भी कर देता है, लर्निंग, मेमोरी एंड पार्टिसिपेट
in neural plasticity, controls the gene expression. ये सारे उसके फंक्शन है क्रेप के, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के, रेगुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन और स्टिमुलेट और इनहिबिट और ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेट्स डाइवर्स सेलुलर रिस्पॉन्सेस सेलुलर फंक्शंस। ये बार बार मैं टर्मिनोलॉजी को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्रेप को और CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन को, क्योंकि ये ज़रा बहुत ज़रा मुश्किल से हैं जो लोगों ने, ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोकेमिस्ट्री से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। और क्या करता है ये, स्ट्रेंथ ऑफ मेमोरी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन बाय क्रेब। जितना ज्यादा क्रेब एक्ट करेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होगी मेमोरीज फॉर्मेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, एक तो ये कि इट शुड बी एबल टू बाइंड DNA एंड रीड द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। बाइंड करना जरूरी है और हर चीज कोई DNA से बाइंड नहीं कर सकती, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DNA को बाइंड कर सकता है, करना चाहिए। और फिर बाइंड करने के बाद इट रीड द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। ऑर्डर कैसे मिलेगा भाई बगैर जेनेटिक ब्लूप्रिंट को पढ़े बगैर? और फिर ये रिक्रूट करता है RNA पॉलीमरेज को। जब ये DNA से कंबाइंड हो जाता है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट को पढ़ लेता है, तो ये रिक्रूट करता है जो ऑर्डर आया ऊपर से फर्स्ट मैसेंजर से ग्लूटामेट से, तो ये रिक्रूट करता है RNA पॉलीमरेज को। ये देखें, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये CRE भी एक्ट करता है और mRNA बनाता है, और mRNA पॉलीमरेज एंजाइम पे एक्ट करता है तो mRNA बनता है। ये सारा फंक्शन जो है ये DNA के अंदर हो रहा है। ये क्रेब आया, क्रेब ने mRNA बनाया, लेकिन पहले उसने एंजाइम mRNA पॉलीमरेज को एक्टिवेट किया। ये छोटा सा तो है, लेकिन ये मैंने, ये जो हमारा एरो है, ये mRNA पॉलीमरेज एक्टिवेट हो गया क्रेब से, और ये DNA का ब्लूप्रिंट इसने पढ़ लिया तो mRNA बन गया। अब mRNA क्या करता है वो हम अब आगे चल के करेंगे। तो अभी हम DNA क्रेब के बारे में मजीद करें कि क्रेब अगर रिड्यूस हो जाए तो क्या होता है। और यहाँ पे एक चीज और भी, डोपामिन ऑल्सो अफेक्ट्स द क्रेब। डोपामिन भी इम्पोर्टेंट है। सारे तकरीबन न्यूरोट्रांसमीटर्स का कुछ ना कुछ एक्शन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ग्लूटामेट है और फिर डोपामिन है। अगर क्रेब कम हो जाए इसके बगैर, तो सेलुलर फंक्शंस आर इम्पेयर्ड, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं रिड्यूस क्रेब से। और अगर क्रेब खत्म हो जाए, लॉस इन द डेवलपिंग माउस एम्ब्रियो में, तो उससे इट डाइज इमीडिएटली। सेल सर्वाइवल जो मैंने बताया था, ये मुख्तलिफ जानवरों पे, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स करके पता चला है। उसके अलावा किन बीमारियों में, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में, इसमें भी जो होते हैं ना, और सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर्स में क्रेब एबनॉर्मल होता है। So CREB is an important focus of investigation in different mental disorders. तो क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, क्रेब जो होता है ना वो बाइंड नहीं करता, रिड्यूस बाइंडिंग टू क्रेब, CRE, कहाँ पे, इन दी सिंगुलेट गायरस। तो ये मैंने तस्वीर लगाई है सिंगुलेट गायरस बताने के लिए, अब तक अक्सर लोग भूल चुके होंगे। ये जो है ये कार्पस कॉलोजम है, इमीडियल सरफेस है, और ये इसके ऊपर देखें सिंगुलम है, सिंगुलेट गायरस लिखा है। यहाँ पे क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया में कि क्रेब की बाइंडिंग CRE से नहीं हो पाती या कम होती है। तो इसलिए ड्रग डेवलपमेंट ऑन क्रेब could develop medications against schizophrenia। और क्या होता है डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशन में, कहाँ पे, कॉर्टाइसिस में। कॉर्टाइसिस इज ए प्लूरल वर्ड, कॉर्टेक्स का प्लूरल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहाँ है, कुछ लोग भूल गए होंगे, फिर से दिखाया है, एक सेकंड, इसको यही छोड़ो। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, पढ़ जाता हूँ पेज।
ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है ना? आ रहा है? हाँ, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। एक मिनट फिर ये वाला, ये उसका लैटरल व्यू है, साइड व्यू है। तो वापस चलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ये यहाँ मेजर डिप्रेशन में ये क्रैब, तो क्रैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट substance in memory formation, in normal mental functioning and consciousness. तो क्रैब CRE, अब CRE क्या करता है? Promotes the transcription and it's essential for memory consolidation by altering the transcription and synthesis of protein. ये जो है ना CRE करता है। अब हम क्रैब से CREB से CRE पे आ गए। प्रोमोट्स ट्रांसक्रिप्शन, बढ़ाता है, और ये मेमोरी कंसोलिडेशन करता है बाय ऑल्टरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये देखिए, ये तस्वीर लेफ्ट पे है, क्रैब एक्ट कर रहा है CREP। CRE जो है ना साइटोप्लाज्मिक रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये कहाँ पर है? ये प्रोमोटर जोन, एनहेंसर जोन ऑफ द न्यूक्लियस में है। ये वापस जाके CBP को, CAMP बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जो नीला सा सर्किल है ऊपर, और वो CBP वापस क्रैब को एक्टिवेट करता है और फिर उसको एक्टिवेट करता है। तो ये CBP को एक्ट करता है CBP, CREB को एक्ट करता है CREB, CRE को एक्ट करता है, और CRE जो है वो एक्ट करता है RNA पॉलीमरेज। देखो ये ब्लू सर्किल है, ये RNA के बाद P लिखा है, RNA पॉलीमरेज टाइप 2 होता है, उसको छोड़ दें। RNA पॉलीमरेज को एक्ट करता है। जब ये RNA पॉलीमरेज को एक्ट करता है, तो अब राइट साइड की जो ब्लू पिक्चर है, जहाँ मेरा कर्सर है, दिख रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर ये DNA है, इसके 2 डबल हेलिकल है, 2 इसकी चेन समझ लें। तो इनमें से एक एक चेन पे एक्ट करता है ये, एक पे नहीं एक्ट करता, एक इनएक्टिव रहती है, इसलिए क्योंकि उस पे RNA पॉलीमरेज एक्ट ही नहीं कर रहा। ये RNA पॉलीमरेज एक पे एक्ट करता है। किस पे करता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात, ये है क्या चक्कर, ये गड़बड़ घोटाला क्या है कि ये एक पे एक्ट करता है, 2 पे नहीं एक्ट करता। और फिर क्योंकि अगर ये दोनों पे एक्ट करेगा तो ये डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, जो उससे आउटकम है। लेकिन ये क्योंकि एक एक पे एक्ट कर रहा है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बन रहा है। यहाँ पे ये निकल के आ रही है ना ब्लू लाइन, आप देखें, ये RNA बन के आ रहा है। So CREB acts on mRNA polymerase, activates mRNA polymerase to form mRNA from the DNA, single stranded RNA. तो ये RNA polymerase क्या करता है? It reads the DNA sequence and create mRNA strand, ये बना रहा है। इसको पढ़ के RNA polymerase जो ऊपर से ऑर्डर आया है उसके मुताबिक पढ़ के फिर ये RNA को बनाता है, mRNA, मैसेंजर RNA। 3 तरह के RNA होते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये मैसेंजर RNA बन रहा है, ये न्यूक्लियस से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, CRNA मैंने बता दिया कि CBP पे बाइंड करके उसको एक्टिवेट करके वो वापस, ये तस्वीर थी ना, CRE ने CBP पे, CBP ने क्रैब पे के, क्रैब ने CRE पे किया, CRE ने RNA पॉलीमरेज पे, RNA पॉलीमरेज ने 1 चेन और इसके हेलिकल स्ट्रक्चर का DNA के एक पट पे किया और ये RNA mRNA बन गया। उसके बाद हम आते हैं ये, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें कि ये DNA की जो होता है क्या होता है, RNA का क्या होता है। ये देखिए, ये एक्सट्रीम राइट पे इस तस्वीर में ये वाला, ये डबल हेलिकल है, सांप सीढ़ी जैसे होती है ना, गोल घूमी हुई सीढ़ियां, वैसा है। इसको मिडिल में जो तस्वीर है, ये इसको सीधा करके दिखाया गया है। इसमें आपको
ये जैसे सीढ़ी होती है ना वैसे है ये, दोनों तरफ ये जैसे लकड़ी के डंडे लगे होते हैं सीढ़ी पे, ये ब्राउन कलर के, ये उसकी बैकबोन है। अब हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं, डीएनए आरएनए का दोनों आ जाएंगे, और ये बीच में जो है ये उसके क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन सबको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो बैकबोन है, ये ब्राउन कलर के डंडे, ये पर बहुत बारीक से लिखा हुआ है 5 एंड, ये 5 एंड है और नीचे 3 एंड है, और ये दूसरी तरफ देखें 3 एंड है और ये नीचे 5 एंड है, और बीच में मुख्तलिफ कलर दिख रहे हैं आपको, नीला, लाल, पीला, हरा, 4 कलर हैं। ये 4 कलर अभी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। पहले मैं आरएनए बताऊँ, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, इस डीएनए से इस तस्वीर को, अगर इस तस्वीर को ध्यान में रखें कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से ये निकल के आ रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। ठीक है भाई, वापस यहाँ आ जाए तो ये आरएनए। अब ये स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं इसके डीएनए आरएनए के, कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। इसकी जो बैकबोन है ये तो शुगर होती है, राइबोस शुगर, पेंटा शुगर, इसको पेंटोस शुगर कहते हैं, यानी पेंटा मीन्स 5, यानी इसमें 5 कार्बन होते हैं, एटम होते हैं, पेंटा शुगर। और ये आरएनए में होती है राइबोस, और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं होता बैकबोन में, और फॉस्फेट भी होती है, लेकिन और जो ये मेन स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये क्या है, इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड यहाँ शो किए गए हैं मुख्तलिफ कलर में, अभी डिस्कस करते हैं इनको। तो ये जो दो डिस्कस करने वाले, ये जो 4 कलर्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ। तो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मेन 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, एक सेकेंड, हाँ, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये देखें, इसमें ये ए फॉर एडेनिन है, और थाइमिन के लिए टी है, ये मुख्तलिफ, सी है साइटोसिन, और जी है ग्वानिन की। इसमें क्लियर नहीं है, ए ही क्लियर है। इससे ये बना आरएनए। आरएनए में इधर देखें ये लिखा हुआ है, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे साइटोसिन ऊपर लिखा हुआ है, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। आरएनए में देखें ये ना थाइमिन नहीं है बल्कि यूरेसिल है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ समझ लें कि आरएनए में यूरेसिल होता है, बाकी 3 वही हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, और थाइमिन की जगह ये आ गया यहाँ यूरेसिल। तो ये अब आए बिल्डिंग ब्लॉक्स में, आपको मैंने बताया एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, और आरएनए में यूरेसिल है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं प्यूरिन और प्यूरामिडिन, 2 तरह के हैं। देखिए, प्यूरिन में क्या है, 2 नाइट्रोजनस रिंग्स हैं, और पिरामिडीन में 1 नाइट्रोजनस रिंग है। ये देखें आप, इसके अंदर ये 2 नाइट्रोजनस रिंग है, दिस इज प्यूरिन, और ये इधर 1 नाइट्रोजनस रिंग है। ये ऐसे ही होता है जैसे कि शुगर के स्ट्रक्चर में कार्बन के रिंग होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसमें कार्बन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अच्छा, इसमें खास बात ये है कि आपका जो जेनेटिक कोड है लाइफ के अंदर, ये लाइफ को मेंटेन किया हुआ है, बनी हुई है वो नाइट्रोजनस बेसिस से, न्यूक्लियोटाइड से। जबकि एयर में भी नाइट्रोजन तकरीबन 80% है, ऑक्सीजन तो 20% है तकरीबन। तो बट इट्स क्वाइट, एयर में जो नाइट्रोजन है वो क्वाइट, कोई फंक्शन ही नहीं है। लेकिन जेनेटिक कोड में लाइफ के अंदर ये नाइट्रोजनस रिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम इसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लें कि ये यूरेसिल कहाँ से आता है, कैसे आता है।
ये प्यूरिन पिरामिडिन मैंने बताया। अच्छा, प्यूरिन पिरामिडिन, प्यूरिन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वेनिन, ये प्यूरिन्स हैं। और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल जो है, ये पिरामिडिन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनस। तब याद कैसे रहेगा? ये देखो, ये साइटोसिन में वाई आता है, थायमीन में वाई आता है, तो ये दोनों हो गए पिरामिडिन। पिरामिडिन में वाई आता है, साइटोसिन में वाई आता है, थायमीन, तो ये पिरामिडिन। और यूरेसिल इनका पड़ोसी है, वाई का पड़ोसी है यू तकरीबन, तो यूरेसिल भी पिरामिडिन है। जबकि प्यूरिन, सॉरी, हाँ, यह पिरामिडिन है। जबकि प्यूरिन जो है वो एडेनिन और ग्वेनिन है, ये दो, ये ये टू रिंग स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनस। ठीक है भाई। अब जो है ना कि ये डीएनए में जब ये आरएनए बनता है तो ये कहाँ से आ जाता है? यूरेसिल। ये जो है ना, ये यूरेसिल बनता है साइटोसिन की डीएमिनेशन से या थायमीन की डीमिथाइलेशन से। डीएमिनेशन का मतलब होता है कि अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाए, और डीमिथाइलेशन का मतलब होता है कि मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाए। तो आप ये नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये साइटोसिन का है, साइटोसिन की डीएमिनेशन से, ये साइटोसिन है। और ये छोटा सा अमोनिया ग्रुप है, इसको अगर रिमूव कर दें तो ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये थायमीन है, ये साइटोसिन है। साइटोसिन के अंदर से अगर अमोनिया कंपाउंड, अमोनियम ग्रुप निकल जाए, डीएमिनेशन हो जाए, ये यूरेसिल है, तो वो यूरेसिल बन जाता है। या फिर थायमीन से, ये थायमीन का स्ट्रक्चर, एक्सट्रीम राइट पे आ जाए, अब येलो कलर का जो बॉक्स नजर आ रहा है, ये दिख रहा है ना, ये इसमें ये जो है, ये थायमीन का स्ट्रक्चर है। इस थायमीन के स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप ये अटैच है, CH3, ये मिथाइल का फॉर्मूला है। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है वो अगर इसको रिमूव कर दें, यानी डीमिथाइलेशन, तो ये बन जाता है, इसके लेफ्ट पे जो ये तस्वीर है, यूरेसिल। ये इसमें से रिमूव कर दिया इसको, इसमें नज़र नहीं आ रहा वो, तो बहरहाल ये इसको रिमूव कर दिया तो ये यूरेसिल बन गया। ये यूरेसिल इस तरफ भी है, तो ये यूरेसिल बन जाता है। अब हम ज़रा न्यूक्लियोटाइड के मुख्तलिफ फीचर्स को बात करेंगे। उसमें तीन फीचर्स इंपॉर्टेंट है: बेस पेयरिंग, कोडॉन, और इनिशियल एंड टर्मिनल कोडॉन। ठीक है भाई। अब ये बेस पेयर क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के? ये एडेनिन जो है ना, कौन सा न्यूक्लियोटाइड किसके साथ कंबाइंड होता है? ये वाला स्ट्रक्चर में देखें आप, एडेनिन के साथ थायमीन है, ये जो ऑरेंज कलर जो है ना, ये थायमीन का है, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन है। ठीक है भाई। तो ये बेस पेयरिंग कहलाता है। एडेनिन कंबाइंस विद थायमीन और cytosine with guanine. This is the base pairing of the DNA structure. Adenine and thymine and guanine और cytosine. और इनके बीच में, ये यहाँ की बात अनरिलेटेड है लेकिन चलें, ये दोनों मिले हुए कहते होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबिलिटी देता है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड निकल जाए तो वो ये ब्रेक हो जाता है। ये हम आगे कभी डीएनए स्ट्रक्चर, उसके कैसे डीएनए रिप्लिकेशन होता है उसमें करेंगे कि कैसे होता है, कौन सा एंजाइम एक्ट करता है उसके ऊपर तो उसको ब्रेक करता है। खैर छोड़े इसको, वापस आते हैं, कहाँ थे? ये बेस पेयर एडेनिन एंड थायमीन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये डीएनए के स्ट्रक्चर की खास बात है। बेस पेयरिंग फिर से दिखा देता हूँ, एडेनिन एंड थायमीन साइटोसिन, कोई इसके खिलाफ नहीं जाती बात। ऐसा नहीं होता कि एडेनिन साइटोसिन के साथ कंबाइन कर जाए या ग्वेनिन के साथ कंबाइन कर जाए। इट्स फिक्स्ड नेचुरली। एडेनिन एंड थायमीन डीएनए में कंबाइन करते हैं, उसको कहते हैं बेस पेयरिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बता दिया। अब आ जाए साइटोसिन डीएमिनेशन हो गया, फिर कोडोन। देखिए दो दो जो थे ना अटैच हुए थे, तो बेस पेयर क्या था? दो न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हुए, एडेनिन थायमीन, सही है ना? यानी एक प्यूरिन एक पिरामिडिन, थायमीन में वाई आ गया तो पिरामिडिन हो गया। और साइटोसिन और ग्वानिन, साइटोसिन इज पिरामिड,
पिरामिड अ, अ, पिरिमिडीन पायरिमिडीन सही है, सॉरी। ओके, कोडोन। अब आए कोडोन क्या होते हैं। कोडोन अगर 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिल जाए तो कोडोन बन जाता है। अब 2 नहीं, अब 3 नाइट्रोजनस बेस। ये सब मेमोरी फॉर्मेशन की इनिशियल पार्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 3 नाइट्रोजन बेस मिल के एक कोडोन बनाते हैं। और कोडोन क्या होता है। कोडोन रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड। जिस तरह की एडेनिन थाइमिन के साथ मिलता है डीएनए स्ट्रक्चर में, इसी तरह कोडोन होता है। इसके अंदर 3 नाइट्रोजनस बेसेस। जरूरी नहीं है कि तीनों कौन से होगा, प्यूरिन होगा, पिरामिडीन होगा, ऐसा नहीं। ये 3 देखिए, अब ये इस स्ट्रक्चर को देखें, दिख रहा है। लेट मी सी। ये इसमें ये 3 पहले आप ये देखें, छोटा छोटा लिखा है। एक सेकंड, बड़ा कर सके कोशिश करूं इसको। नहीं, इससे बड़ा नहीं हो सकता। खैर बहरहाल, ये जो है ये 3 शुरू में देखें, ये जी लिखा है, ग्वानिन, यू फॉर यूरासिल और ए फॉर एडेनिन। ग्वानिन, यूरासिल, एडेनिन मिलके क्या बनाते हैं, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड। देखें नीचे हरे रंग का एक गोला है, इसमें लिखा है वेल, यानी वेलिन। ये वेलिन का स्पेसिफिक कोड है, ये कोडोन है इसका। दूसरा इसके बाद है सिस्टीन, फिर है लाइसिन, सीरीन, ये सारे अमीनो एसिड है। और ये ल्यूसीन, ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड है। सिस्टीन कैसे बना, यूजीसी, यूरासिल ग्वानिन साइटोसिन। लाइसिन कैसे बना, एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन मिलके ये कोडोन से ये लाइसिन बना। और ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। अभी हम प्रोटीन सिंथेसिस की आ गए। तो बेस पेयर हो गया, 2 न्यूक्लियोटाइड्स मिली। ठीक है भाई, एक प्यूरिन, एक पिरामिडीन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये बेस पेयर होता है। कोडोन क्या होता है, 3 अमीनो एसिड मिल गए तो एक कोडोन बनता है। और एक कोडोन जो है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। वेलिन, सिस्टीन, लाइसिन, सीरीन, ल्यूसीन। ये स्ट्रक्चर ये ग्रीन कलर का है ना, ये वेलिन, लाइसिन, सिस्टीन, लाइसिन, ये सबको डिस्क्राइब कर रहा है, सीरीन और ल्यूसीन। तो ये बेस पेयर हो गए, कोडोन हो गए। इसके बाद हम चलते हैं आगे इनिशियल और टर्मिनल कोडोन पे। ये है, यहाँ पे आता है, देखें लिखा है AUG। इनिशियल कोडोन यही है। कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी आपकी मेमोरी फॉर्मेशन की, एक और भी कोई होते हैं, अदर थोड़े भी होते हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। AUG ये मीथेन का फॉर्मूला है। ये कोडोन है, 3 से बनता है। ये इनिशियल कोडोन है। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी ये पहले आएगा। एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन से अभी हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। और तो जिस तरह ये इनिशियल कोडोन होता है, इसी तरह टर्मिनल कोडोन होते हैं। 3 मशहूर टर्मिनल कोडोन है, UAA, UAG एंड UGA। पहला वाला UAA, यूरासिल एडेनिन एडेनिन। दूसरा है यूरासिल एडेनिन ग्वानिन और तीसरा है यूरासिल ग्वानिन एंड एडेनिन। ये होते हैं इनिशियल और टर्मिनल कोडोन। तो ये जो टर्मिनल कोडोन जब आ जाता है तो स्टॉप हो जाता है सिंथेसिस। कैसे स्टॉप होता है वो ये आपको मैंने बताया। शुरू कैसे होता है AUG से, खत्म कैसे होता है UAA, UAG और UGA से। तो मुख्तलिफ अमीनो एसिड होते हैं, वो बनते हैं, एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट, क्योंकि बॉडी में नहीं बनते। वो बहुत सारे होते हैं, ये लिखे हुए हैं यहाँ। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। ये बैकबोन का स्ट्रक्चर इसने बताया है। ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये 3 पोजीशन पे अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ से जो होती है ना सिंथेसिस होती है। अब हम आते हैं mRNA, DNA, mRNA सिंथेसिस कैसे होती है। ये सेल डिवीजन नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है ये मेमोरी फॉर्मेशन सेल डिवीजन नहीं, सेल डिवीजन अलग है। इसलिए मैंने ये तस्वीर लगाई है यहाँ सेल डिवीजन की। ये 2 टाइप की सेल डिवीजन होती है, वो अलग डिस्कशन है, यहाँ पे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बट
एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दैट के ये जो है ना, ये सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में जो डॉटर सेल है वैसे को वैसे दो बनते हैं, एक से दो न्यू सेल विथ सेम नंबर ऑफ डीएनए। देखिए 2Na लिखा है, 2N लिखा है, लेकिन ये मियोसिस, ये रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। इसमें एक के चार बनते हैं, और ये आपके जेनेटिक, ये जर्मिनल सेंटर जो होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, वहाँ बनते हैं। यहाँ पे सिंगल एन डीएनए होता है, यहाँ 2N है ये डी, लेकिन इसका कोई ताल्लुक ये प्रोटीन सिंथेसिस से नहीं है, ये अलग चीज है। इट्स नॉट ए प्रोटीन सिंथेसिस या मेमोरी फॉर्मेशन, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है भाई, तो अब हम आते हैं इसके ऊपर स्ट्रक्चर स्टैंड। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में दो स्टैंड है, पैरेलल एंटी पैरेलल। ये देखें, पैरेलल होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। ये 5-3 है, ये 3-5 है। तो ये इसके दो स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होता है या ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैंड, यानी जिस पे आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है। दो तरह के होते हैं, उनकी खासियतें होती हैं। तो जो टेम्पलेट स्टैंड या ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे एक्टिव स्टैंड समझ लें, और दूसरा इनएक्टिव, तो वह वो जो होता है ना 3 पोजीशन पे होता है। 3 एंड, 3 एंड कहाँ है, वो इस पे है। तो यहाँ पे आके अभी इसको डिस्कस करते हैं। ये 5 एंड इज ए क्लोज एंड, 5 एंड पे एक्ट नहीं करता, जिसपे के जो इसके बैकबोन में 5 एंड है, क्योंकि एडिशन जो होता है ना प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन सिंथेसिस में, मेमोरी फॉर्मेशन पे, वो 3 पोजीशन पे होता है। सो द 3 पोजीशन जो होता है वो न्यू स्ट्रैंड डिटरमिन करता है 3 पोजीशन से, और आरएनए पॉलीमरेज वहीं पैक करता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए बनता है डीएनए से, एमआरएनए, वो 5-3 पोजीशन में होता है। तो 3-5 पोजीशन पे एक्ट करता है, 3-8 पे, लेकिन बनता 5-3 पोजीशन पे है। अभी हम ये बताते हैं, ज़रा मुश्किल सी चीज़ है। जबकि कोडिंग स्ट्रैंड, इनएक्टिव स्ट्रैंड दूसरा वाला, वो 5-3 की डायरेक्शन में होता है। देखिए एक्टिव स्ट्रैंड 3-5 की डायरेक्शन में था, और जो इनएक्टिव होता है वो 5-3, 5 एंड इज इनएक्टिव, क्लोज एंड। तो बेस सीक्वेंस जो होती है वो एक्टिव में ऑपोजिट द आरएनए। ये देखिए, ये आरएनए मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर जो कोडिंग स्ट्रैंड है या इनएक्टिव स्ट्रैंड के आइडेंटिकल होता है। देख रहे हैं आप, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, थाइमिन, यहाँ पे एडेनिन की जगह ये आ गया ना, आरएनए मॉलिक्यूल में यूरेसिल। तो कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमिन था डीएनए में, लेकिन आरएनए के स्ट्रैंड में यूरेसिल आ गया। बाकी सब चीजें सेम है, इट्स आइडेंटिकल टू दी कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी एक्टिव स्ट्रैंड, जिस पे आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करके आरएनए बनाता है, एमआरएनए, वो इसका ऑपोजिट है। यहाँ देखें, एडेनिन है आरएनए में, टेम्पलेट स्ट्रैंड में थाइमीन है। यहाँ आरएनए में यूरेसिल आ गया, यहाँ एडेनिन है। ग्वानिन है या साइटोसिन है, एग्जैक्टली ऑपोजिट इसने कर दिया। सो कोडिंग स्ट्रैंड, इनएक्टिव स्ट्रैंड की जो बेस सीक्वेंस है वो इज आइडेंटिकल टू द आरएनए स्ट्रक्चर। अब ये हम आके बताते हैं कैसे एक्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए का स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड है। ये ऊपर वाले को समझ लें आप, कोडिंग स्ट्रैंड है, इसको यहाँ बड़ा किया गया है। और नीचे वाला जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक्टिव स्ट्रैंड है। इसके ऊपर एक्ट करता है पॉलीमरेज, एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो वो यहाँ एक्ट करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। कोडिंग स्ट्रैंड या इनएक्टिव स्ट्रैंड पर वो एक्ट नहीं करता। इसीलिए यहां से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। ये देखिए, ये आरएनए बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन से। AUG आ गया ना, अभी अभी याद है ना आपको, AUG ये इनिशियल कोडोन है, ये बन रहा है। ये AUG आ गया, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये बन के आ गया। और ये आखिर में UAA, ये टर्मिनल कोड है ना, UAA, UGA, UAA।
ठीक है, ये सारे टर्मिनल कोडोन, इनिशियल कोडोन, बेस पेयर, कोडोन 3 का, उससे फिर ये 3 का बन रहा है मीथेन का, AUG से बना मीथेन, आइसोल्यूसिन, सीरीन, मुख्तलिफ किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन, ये ट्रांसलेट होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट है, ये अभी आते हैं, ये ट्रांसलेट हो गया और ये बन गया। ये एक दफा फिर देख लें, ये 3-5 एंड है, दैट मीन दिस इज, ये देखिए लेफ्ट पे 3 लिखा है ना, ये 3 लिखा है और ये 5 है, ये 3-5 एंड है और बीच में ये अल्फाबेट है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है भाई। तो ये जो हो गया, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया 3-5, और इसके बाद दूसरा स्ट्रैंड जो है ये है 5-3 डायरेक्शन में, ये 5 है, बीच में ये आपके बेस पेयर हैं और ये इस तरफ ये 3 है। दिस इज अ कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज द इनएक्टिव स्ट्रैंड, क्योंकि ये 5 एंड है, इसमें ये 3 पे आएगा, तो इससे जो mRNA बना ये 5 एंड का बना, 3 से 5 का बना, और ये इसका 5-3 सेम एज दैट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA के एंड सेम है, ठीक है भाई। अब जरा इसको एक दफा और देख लें, थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश किया। तो DNA 5 एंड, इनएक्टिव स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड 3 एंड, इससे बना टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 एंड, ये बना ट्रांसक्राइब हो, यहाँ पे किया mRNA पॉलीमरेज ने, mRNA बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये बन गया, AUG से शुरू हो गया, ठीक है भाई, इनिशियल कोडोन मीथेन से, मीथेन, फिर इसी तरह ये 3 कोडोन मिल के, ये 3 कोडोन में CCC ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सीरीन और एस्पार्टेट, GAG ल्यूसीन, इस तरह ये, दिस इज ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, अभी इसको डिस्कस करते हैं, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आपकी मेमोरी बनती है, कॉन्शियसनेस बनती है। तो DNA स्टैंड होगा, ये मैंने बता दिया, ट्रांसक्रिप्शन 5-3। ये एक वीडियो है मेकिंग RNA, आई डोंट नो X पे है, चलाऊं तो कहीं स्ट्राइक ना आ जाए, I don't know, maybe next time if somebody tells me that there is no strike, then I can run through that. Anyway, आगे बढ़ते हैं, ये लेफ्ट की पिक्चर देखें, ये ब्लू, ये DNA है डबल स्ट्रैंडेड, इसमें से ये RNA निकल रहा है, इसका बच्चा mRNA निकल रहा है, ठीक है। ये यहाँ से, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में से निकल के बाहर जा रहा है, देखें बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये इतना बड़ा ये न्यूक्लियस है, राइट साइड की पिक्चर देखें, और ये यहाँ से ये गैप है, यहाँ से निकल के जा रहा है, ये भूल भुलैयों में जा रहा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिस्टम ऑफ कैनालिकुलाई है, जैसे भूल भुलैया होते हैं नालियाँ पेच दर पेच, और ये इससे मिला हुआ है न्यूक्लियस से, ये साइटोप्लाज्म में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये एक सेकंड, ये देखिए और बड़ा करता हूँ, ये ज़्यादा बड़ी तस्वीर है, इसमें ये क्लियर नज़र आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई ना, उससे बताया कि ये न्यूक्लियस से मिला हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे जाता है ये बना DNA, ये DNA से RNA बना और mRNA बना, और mRNA फिर ये न्यूक्लियस है, यहाँ से निकल के इससे ये आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 तरह के होते हैं, लेकिन इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखें कुछ डॉट्स हैं येलो, ये येलो डॉट्स हैं, येलो डॉट्स क्या है, राइबोसोम, इनमें होता है, ये राइबोसोम्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें होता है RRNA, यानी रिबोसोमल RNA, यानी mRNA बना न्यूक्लियस से और ये आया न्यूक्लियस से बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, विच इज द सिस्टम ऑफ कैनालिकुलाई, पेच दर पेच भूल भुलैया, और इसमें ये जो डॉट्स हैं ये RRNA, ये रिबोसोम है और इसके अंदर
आरआरएनए है, रिबोसोमल आरएनए। तो जो ये ट्रांसलोकेशन हुआ डीएनए का ये अपने न्यूक्लियस से, और अब यहाँ पे आरआरएनए में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पे ये रिबोसोमल आरएनए पढ़ता है, इसको ट्रांसलेट करता है। जेनेटिक कोड इन द एमआरएनए इज रेड बाय, यूं समझिए कि एमआरएनए ऑर्डर लेके आया है हेड ऑफिस से, कॉर्पोरेट ऑफिस से, कि भाई ये चीज, ये काम करना है। राइबोसोम उसको पढ़ता है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिबोसोमल आरएनए। और फिर उसमें एक और आरएनए आता है, टीआरएनए। टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आता है यहाँ। ये वाला देखें, ये ब्लू कलर का बन रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए से, ये लाल रंग का डीएनए दिखाया है। और फिर ये बाहर आ रहा है न्यूक्लियस से, और एमआरएनए निकल के आया, ये ग्रीन कलर का इसने दिखाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसलेट होता है, उसको पढ़ता है राइबोसोमल आरएनए। और पढ़ने के बाद टीआरएनए जो है ना, ट्रांसफर आरएनए, वो लेके आता है एमिनो एसिड, तो फिर वो बनता है, सारा कुछ होता है। ये बन गया एमआरएनए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसलेशन, जीयूए। ठीक है, वेलिन, सिस्टीन, ये मुख्तलिफ किस्म के एमिनो एसिड बने, लाइसिन, सीरीन, कोडोन से 3 कोडोन, और ये दोनों, ये सब आपस में मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। तो ये फिर से देखें, 5 एंड डीएनए का 3 एंड से बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, एयूजी इनिशियल कोडोन। ठीक है, इससे बन गया, ट्रांसलेशन हो गया, यूएसी आ गया, एडेनिन यूरेसिल, यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन का कॉम्बिनेशन हो गया, बेस पेयरिंग, और इससे मिथियोनिन होता है, यूएसी। तो एयूजी का जहां भी आएगा तो वो मिथियोनिन होता है। सीसीसी ग्लाइसिन, ल्यूसीन, जीएजी, ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन। उसके बाद यूरेसिल, साइटोसिन ग्वानिन, यूसीजी, सीरीन, एस्पर्टेट, एस्पर्जीन। ठीक है भाई, ये बन गए। तो ये, अब हम आगे बढ़ेंगे, ये सब आपकी मेमोरी बनाते हैं, कॉन्शियसनेस बनाते हैं। और उसके बाद हम अब आएंगे कॉन्शियसनेस पे, मेमोरी फॉर्मेशन पे। कॉन्शियसनेस क्या होती है, ब्रेन के किस हिस्सों में होती है, थैलेमोकॉर्टिकल रीजन को, और जनाब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, ये सब डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली किस्त में हम ये सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया है कि 1 घंटा हो गया, और बहुत इसके अंदर मुश्किल भी होता है लोगों को समझने के लिए। जो लोग ना समझ सकें वो उसको रिवाइंड करें, पैक पाक करें, और वो हो जाएगा, उनको फिर कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। ओके गाइस, देन बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।